हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी बढ़िया चल रही हुई। तो ये हमारा जो इस समय हम सीरीज चला रहे हैं आपका UPSSC प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हमारा आज जो टॉपिक है आपका टॉपिक क्या है, ये एग्ज़ाम डेट कौन सी है, ये वीडियो एग्ज़ाम का लास्ट है, क्योंकि वीडियो एग्ज़ाम हमने आपको 2016 का पेपर करा दिया है और जो 2018 में हमने 23 तारीख का आपको दोनों पालियों का करा दिया और 22 तारीख का प्रथम पाली का करा दिया है। तो ये है वीडियो का लास्ट पेपर, द्वितीय पाली का। इसके बाद ख़त्म होने के बाद हम UPSSC के जितने भी पेपर हुए हैं सीक्वेंस में हम करेंगे। इसीलिए पहले हमने, क्योंकि वीडियो का एग्ज़ाम था, इसलिए हमने पहले वीडियो का ही पेपर आपको कराया है, ठीक है। तो आप देखिए प्लीज़, अगर आपने प्रैक्टिस सेट नहीं लिया है, प्रीवियस ईयर पेपर नहीं लिया है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं, आपको खरीदने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि हमने बताया कि लगभग 50 पेपर हम कराएंगे, तो हम कराएंगे वो चीज़ें, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं आगे। तो सबसे पहले हम हिंदी करेंगे, फिर GS आ जाएगी आपकी, फिर हिंदी आ जाएगी, तो सभी चीज़ें हैं। तो चलिए हम आगे आते हैं सीधे आपके पेपर पे। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो देखिए ये हमारा पेपर कौन सा है, आप देख सकते हैं कि परीक्षा तिथि 22/12/2018 द्वितीय पाली, और ये किसका है, ग्राम विकास अधिकारी 2018 वाला पेपर है जो आपने दिया था, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हैं, तो आप देख सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं पहले हिंदी का पेपर, फिर हम दूसरा पेपर स्टार्ट करेंगे। तो आइए हम देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि मच्छर के प्रकोप के संबंध में शिकायत पत्र, ठीक है। मच्छर के प्रकोप के संबंध में शिकायत पत्र लिखना है, तो किसे लिखेंगे? देखिए प्रधानमंत्री को तो लिखेंगे नहीं, और ना ही प्रधानाचार्य को, ना ही शिक्षा अधिकारी को, तो हम किसी न किसी स्वास्थ्य मंत्री को ही तो लिखेंगे, स्वास्थ्य अधिकारी को तो ही लिखेंगे। तो माननीय स्वास्थ्य अधिकारी जी को हम ये पत्र लिखेंगे। और पत्र लेखन, अगर आप चाहते हैं कि 4-5 क्वेश्चन आपके सही हो जाएं, तो पत्र लेखन की पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, तो आप जाके देख सकते हैं। लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जाके पढ़ सकते हैं। आगे आपकी इच्छा है, क्योंकि हमने लगभग पूरा करा दिया है। एक एक पत्र को एक एक वीडियो में फॉर्मेट के साथ में कराया है बहुत अच्छे से, तो आप देख सकते हैं एक बार जाके उसको। और फिर अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है कि जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है उन्हें और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। तो हमने परिभाषा पढ़ी है कि स्वर क्या है, स्वतंत्र होते हैं, और व्यंजन जो है स्वतंत्र स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, ठीक है। तो वो सब चीज़ें हों, जैसे उदाहरण के तौर पर हम दे सकते हैं, जैसे हमने आ लिखा, तो आ में हमें बोलने में किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ी। लेकिन अगर हम यहाँ पे का लिखते हैं, तो का ये हमारा पूरा व्यंजन जो है, तो इसमें स्वर भी इंक्लूड है। तो का को अगर हम हलंत लगाएंगे तो ये का पूरा व्यंजन होगा, और इसमें साथ में स्वर मिला हुआ है। तो यानी कि जो व्यंजन है बिना स्वर की सहायता से नहीं बोले जाते हैं, ठीक है। चलिए फिर आगे देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है तीसरा नंबर, छोटी बड़ी च छ ज झ इ आदि का उच्चारण स्थान कैसे है? तो जैसा कि हमने वर्णमाला में आपको व्याकरण में पढ़ा दिया है, का वर्ग का क्या होता है आपका? कंठ होता है, और चा वर्ग का तालु होता है। तो तालव्य देख लीजिए, तालव्य में कौन कौन से आते हैं यहीं पे पूरा स्पष्ट कर लीजिए, क्योंकि जो भी चीज़ें आती हैं वो साथ में स्पष्ट करते रहिए। तो देखिए तालव्य से कौन कौन सी चीज़ें हैं? छोटी बड़ी, ठीक है, ये इसका उच्चारण स्थान तालव्य है, और चा छा जा झा इया ये तालव्य है, ठीक है। चलिए फिर आगे हम देखते हैं। आगे हमारा क्या है कि एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? जब वर्ण मेल करते हैं एक से अधिक तो उसे व्यंजन कहते हैं, ठीक है, व्यंजन कहते हैं। अगर यहाँ शब्द दिया होता तो बात अलग होती, तो व्यंजन कहते हैं, क्योंकि व्यंजन जो है स्वर और व्यंजन सहायता से दोनों से बने होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, प्रत्येक व्यंजन में क्या होता है? स्वर इंक्लूड होता है। फिर अगला क्या है हमारा कि निम्नलिखित शब्दों में स्वर संधि को पहचानिए। अब बताइए कौन सी स्वर संधि है इसमें? पुस्तकालय, दिग्दर्शन, सद्गति, उज्ज्वल। तो आप इसका संधि विच्छेद कर सकते हैं। वैसे आपको अगर करने का टाइम नहीं है तो आप देख सकते हैं, जैसे पुस्तकालय, पुस्तक प्लस आलय, ठीक है, पुस्तक प्लस आलय। तो इन्होंने क्या है कि स्वर संधि आपको पहचाना है। देखिए का में भी आ निकल रहा है, आ में भी आ है, तो स्वर संधि हमारा पुस्तकालय ही हो जाएगा, ठीक है। और बाकी हम बात करें सद्गति आपकी, ठीक है, सद्गति तो ये व्यंजन संधि हो जाएगी, उज्ज्वल भी आपकी व्यंजन संधि हो जाएगी, और ये भी व्यंजन संधि है। स्वर संधि केवल आपका पुस्तकालय है। चलिए आगे हम देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन को। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि मुंबई में गगनचुंबी बहुत इमारतें हैं, इमारतें बहुत हैं। मुंबई में गगनचुंबी इमारतें बहुत हैं। तो गगनचुंबी ये क्या है, कौन सा समास है? इसमें पूछा गया कि रेखांकित शब्द जो है इसका समास क्या है। तो आप गगनचुंबी अगर करेंगे तो क्या करेंगे? गगन को चूमने वाली। तो इसमें कारक चिन्ह का लोप हो रहा है, ठीक है, कारक चिन्ह का लोप हो रहा है, तो इसलिए हम क्या कह देंगे? तत्पुरुष समास है हमारा, ठीक है। क्या कहेंगे हम कि हमारा ये तत्पुरुष समास है। गगनचुंबी क्या है? तत्पुरुष समास है। तो याद रखिएगा, गगन को चूमने वाला गगनचुंबी, इसमें क्या है? कर्म तत्पुरुष है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है कि हमें अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। तो अपशब्द क्या है? क्या पूछा कि व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द क्या है? तो अपशब्द क्या है ये आपको बताना है, ठीक है। तो अपशब्द क्या है? आपका उपसर्ग है, ठीक है।
अपसर्ग क्या है? उपसर्ग है। देखते हैं किस पे लगा हुआ है। हाँ, अपशब्द पे पूरा लगा हुआ है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। देखिए, हमें अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्दों में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ठीक है, उपसर्ग का प्रयोग हुआ। उपसर्ग उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी भी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, इसलिए अपशब्द में अपशब्द का उपसर्ग हुआ। लेकिन यहाँ पे देखिए क्वेश्चन तो कुछ और पूछ रहा है और आंसर यहाँ पर उपसर्ग दिया गया है, तो आप देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, तो चलिए आगे हम देखते हैं। अफसोस, अफसोस मैं नहीं जा सका। ठीक है, अफसोस मैं नहीं जा सका, तो अफसोस में कौन सा आपका है समास, कौन सा अव्यय है? शब्द के अव्यय का प्रकार है, तो अफसोस यानी कि शोक सूचक संबंध, शोक सूचक है। ठीक है, अफसोस, तो ये हो गया आपका शोक सूचक हो गया। एक सेकेंड, तो इस पर आप शोक सूचक लगा दीजिए। फिर आगे हम देखते हैं, क्वेश्चन हमारा नंबर है 9। तो क्या दिया है इसमें? तत्सम शब्द को पहचानना है। तत्सम में क्या है? कोयल, कुक्कुर, भीतर और लाख। तो इसमें क्या है? कुक्कुर आपका तत्सम हो जाएगा, बाकी सारे तद्भव हैं। ठीक है, तद्भव जैसे अभ्यंतर आपका तत्सम है, उसका तद्भव क्या हो जाएगा? भीतर। कुक्कुर का क्या हो जाएगा? कुत्ता। कोकिल का कोयल और लक्ष्य का लाख। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें लक्ष्य का लाख हो जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित शब्द में तद्भव शब्दों को पहचानिए। आलस, अंधकार, कुष्ठ, उल्लास। तो आलस जो है आपका तद्भव होगा। ठीक है, आलस क्या होगा? आपका तद्भव होगा, और साथ में बाकी जितने सारे हैं वो सारे तत्सम होंगे। तो उल्लास का हुलास हो जाता है तद्भव, कुष्ठ का कोढ़ हो जाता है, अंधकार का अंधेरा हो जाता है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। फिर 11वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में से अर्ध तत्सम शब्दों को पहचानिए। अर्ध तत्सम शब्दों को पहचानना है, तो अर्ध तत्सम कौन से हैं? तो क्या दिया गया है? ऑप्शन सही है आपका रात्रि, बच्चा, कान या दई। तो दिए गए शब्दों में दई जो है अर्ध तत्सम है, तो अर्ध तत्सम हम दई को लगा देंगे, जबकि रात्रि जो है तत्सम है और बच्चा और कान क्या है? तद्भव है। तो ये कभी कभी हमारे ऑप्शन से आंसर निकल आते हैं। तो निम्नलिखित शब्दों में से विदेशी शब्द को पहचानिए। विदेशी शब्द कौन सा है? ग्लास, आश्चर्य, अचल या छाता। तो ग्लास जो है ये विदेशी शब्द है। ठीक है, तो दिए गए शब्दों में क्या है? ग्लास विदेशी शब्द है, जबकि अचल, आश्चर्य और छाता क्या है? देसी शब्द है। कुछ महत्वपूर्ण विदेशी शब्दों को भी देख लीजिए। स्त्री, कमीज, काजू, गमला, नीलाम, पिस्तौल, मेज, तंबाकू, कैंची, कुली, वकील और आलपीन और चाबी। ये भी हमने पूरा कराया है आपके व्याकरण में। अगर आप पढ़ना चाहते हैं डिटेल में तो आप जा सकते हैं पढ़ने। फिर अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए। निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए। क्या है? आसमानी, नियमित, पाश्चात्य या अनुशासन। तो हम अनुशासन पे क्लिक करते हैं। क्या है ये? निम्नलिखित विशेषणों में से अनुशासन क्या है? संज्ञा है, जबकि आसमानी और नियमित और पाश्चात्य क्या है? विशेषण शब्द है। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है आपकी राह सब देख रहे हैं। ठीक है, आपकी राह सब देख रहे हैं। तो आप क्या है? आप इसमें क्या है? प्रश्नवाचक है, निश्चयवाचक है, संबंधवाचक है या निजवाचक है? ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा कि आपकी राह सब देख रहे हैं। ठीक है, वैसे चलिए देखते हैं आगे। तो यहाँ पे निजवाचक ही होगा। तो क्या लिखा है? जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए करता है वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसके अंतर्गत आप, स्वयं, खुद, स्वतः आदि आते हैं। और जहाँ तक शब्द श्रोता के लिए हो तो यह आदर्शसूचक मध्यम पुरुष होता है। हाँ, अगर मध्यम पुरुष होता है यहाँ पे पूछा होता तो मध्यम पुरुष ही लगाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। विशेषण क्या है? मजहब, नैतिक, पीड़ा, अज्ञान। तो इसमें जो विशेषण है आपका ये क्या है? नैतिक है। किसी की विशेषता क्या है कि नैतिक है वो, और उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है। तो धीरे धीरे आपका क्या है? क्रिया विशेषण है या क्रिया है या सर्वनाम है या संज्ञा। तो ये क्या है? क्रिया विशेषण की क्रिया की विशेषता क्या है कि धीरे धीरे है। ठीक है, क्रिया इसमें क्या है? लिखना, और इसकी विशेषता क्या है कि धीरे धीरे लिख रहे हैं। फिर आगे हमारा क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन। इसमें कहा गया है कि वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है। वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है। तो लेकिन क्या है? ठीक है, लेकिन क्या है? अव्यय है, संज्ञा है, सर्वनाम है या क्रिया विशेषण है। तो जाहिर सी बात है कि ये अव्यय है। ठीक है, अव्यय में क्या होता है? हम कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते। तो लेकिन में हम कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते। अगला 18 नंबर क्वेश्चन आपका है कि रविवार है वह घर पर ही रहेगा। क्या है? रविवार है वह घर पर ही रहेगा। तो ही क्या है आपका? ही जो आपका है निपात है, क्योंकि जो शब्दों वाक्यों में थोड़ा बल उत्पन्न कर देता है, विशेष बल व्यक्त कर देता है, तो वो क्या कहलाते हैं? अव्यय कहलाते हैं, वो निपात कहलाते हैं। जैसे हाँ, भी, तो, तक, मात्र, भर, ये सारी चीज़ें हैं। फिर 19 नंबर क्वेश्चन है कि आकाश में चंद्रमा चमक रहा है। आकाश में चंद्रमा चमक रहा है, तो आकाश की पर्यायवाची पूछा गया है यहाँ पर कि आकाश की पर्यायवाची क्या है। तो हम बात करेंगे आकाश की पर्यायवाची क्या है। देखिए, पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, तो व्योम जो है आकाश की है, गगन भी आपकी आकाश की, नभ भी आकाश की है, और रसाल जो है ये आकाश का नहीं है। ठीक है,
रसाल जो है ये आम का होता है। तो आम की पर्यायवाची और भी होती हैं, आम्र, अमृत फल, सहकार और अतिसौर। और जो आपका ये है आकाश, तो इसका होता है नभ, व्योम, अंबर, शून्य, ये सारी करके गगन, आकाश, ये सारी पर्यायवाची इसकी होती हैं। फिर आगे देखते हैं, संतोष महाधन है, रेखांकित शब्द में सटीक विलोम होगा। संतोष महाधन है, रेखांकित शब्द में सटीक विलोम होगा। तो इसमें क्या है, विलोम इसका क्या होगा, संतोष का असंतोष हो, या स्वीकार है, या सहयोग है, आसार है, तो इसका असंतोष है। देखिए हिंदी का पेपर आसान है, कोई देखिए आए हैं आप क्वेश्चन ज़्यादातर छोटे छोटे टॉपिक से ही बने हैं। आपने देखा होगा लगभग 5 पेपर 2016 का देखा है, 18 का देखा है, तो छोटे छोटे टॉपिक से ही क्वेश्चन आपके ज़्यादातर बने हैं। ठीक है, तो जैसे कि विलोम हो गया, तद्भव तत्सम हो गया, पर्यायवाची हो गया, यहाँ सबसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बने हैं। फिर आगे देखते हैं, कौन सा युग्म की जोड़ी सही है, न्याय अन्याय, धरा पृथ्वी, अचल अचला, मान अपमान। ठीक है, क्या है, कौन से युग्म की जोड़ी सही है, क्वेश्चन नंबर आपका 21 है। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि देखिए अचल और अचला युग्म शब्द का जोड़ा सही है। अचल का अर्थ होता है स्थिर और अचला का अर्थ होता है पृथ्वी, तो ये क्या है आपका सही है। ठीक है, और न्याय अन्याय और मान अपमान ये क्या हो गया, विलोम हो गया। चलिए आगे हम देखते हैं, दूसरों की बातों में दखल देना के लिए एक शब्द होगा, हस्तक्षेप। ठीक है, दूसरे की बातों पे जब हम दखल देते हैं तो क्या लोग कहते हैं कि हस्तक्षेप मत करो, तो ये होता है। और आक्षेप क्या होता है, व्यंग्यपूर्ण दोषारोपण करना, इसको आक्षेप कहते हैं। दूरदर्शी क्या होता है, जो आगे की सोचता है उसे दूरदर्शी कहते हैं। और उपकारी, उपकार करने वाले को उपकारी कहते हैं। फिर आगे क्वेश्चन है कि मुंबई के निकट पूना है। क्या है क्वेश्चन आपका, कि मुंबई के निकट पूना है, तो के निकट में पूछ रहा है क्या है। ठीक है, क्या है, संबंध सूचक है, या समुच्चय बोधक है, या सर्वनाम है, या संज्ञा। तो संबंध बोधक है, क्योंकि ये किसी चीज़ से संबंध प्रकट कर रहा है मुंबई और पूना में। ठीक है, तो 23 नंबर क्वेश्चन ये हो गया। फिर हम आगे देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, कि माता पिता अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। माता पिता अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, तो इसमें पूछा गया के लिए क्या है, के लिए क्या है। तो के लिए क्या है आपका परसर्ग है, यानी कारक चिन्ह है। के लिए क्या है, कारक चिन्ह। और कौन सा कारक चिन्ह है, जैसे हम करते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, संप्रदान। ठीक है, संप्रदान कारक होता है। तो परसर्ग जो है कारक को ही कहते हैं, याद रखिएगा, परसर्ग जो है कारक को ही कहते हैं, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। क्योंकि अब सीधा सीधा आपका एग्जाम देखिए पैटर्न भी बदलता है, समय भी बदलता है, तो सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाते हैं। फिर आगे बात करेंगे, 25 नंबर क्वेश्चन है कि वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो क्या है देखते हैं, लता लताएं ये सही है आपका, घोड़ा घोड़े ये भी सही है, और किताब किताबें ये भी सही है, और सखी सखियाँ नहीं होता है, सखियाँ होता है। ठीक है, तो ये जोड़ा आपका गलत है। फिर आगे देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया का परिवर्तन होता है। जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया का परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, उसे जाहिर सी बात है कर्मवाच्य कहते हैं। कि कर्म के अनुसार अगर क्रिया का परिवर्तन है तो कर्मवाच्य, कर्ता के अनुसार कुछ है तो क्या हो जाता है, कर्तृवाच्य है, भाव के अनुसार है तो भाववाच्य हो जाता है। ये वाच्य मुझे पढ़ाना है, वाच्य भी मैंने नहीं पढ़ाया है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपका, निम्नलिखित में से भविष्यत काल को पहचानिए। तो आप पहचान सकते हैं, कोई कठिन नहीं है। गाय घास चरती है, वर्तमान काल हो गया। रोहन मुंबई गया था, ये भूतकाल हो गया। माँ बच्चों को पढ़ा रही है, ये वर्तमान काल हो गया। और मैं कल घूमने जाऊंगी, ये क्या हो जाएगा, भविष्य हो जाएगा कि मैं जाऊंगी। ठीक है, वैसे भी आपने टेंस जब पढ़ा होगा इंग्लिश में, तो जिस वाक्य के अंत में गा है, गी है, गे हैं, ऐसी चीज़ें आती थी तो वो भविष्य काल कहलाता था। तो ये सारी चीज़ें हैं। और मध्यम पुरुष में तू का सही बहुवचन क्या होगा, तू का सही बहुवचन क्या होगा, तुम लोग हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन हो गया। फिर 29 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि जिस वाक्य में इसलिए और क्योंकि, लेकिन, परंतु आदि समुच्चय बोधक होते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं। देखिए जिस वाक्य में क्या आ जाए, इसलिए आ जाए, और आ जाए, क्योंकि आ जाए, लेकिन आ जाए, परंतु आ जाए। देखिए यहाँ पर आपकी परिभाषा से भी क्वेश्चन संबंधित हैं, तो इसलिए सारी चीज़ें आपको डिटेल में पढ़नी है, कुछ भी छोड़ के नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो ये संयुक्त वाक्य क्या होते हैं, अगर इसमें संयुक्त वाक्य को इसलिए और क्योंकि, लेकिन, परंतु से जोड़ा जाता है तो ये सारे संयुक्त वाक्य होते हैं। फिर आगे देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन आप क्या है, बच्चे खेल रहे हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार बताइए। तो बच्चे खेल रहे हैं तो विधानवाचक वाक्य है। ठीक है, क्या है ये, विधानवाचक वाक्य है। जो किसी बात के होने का बोध करते हैं, क्या कहते हैं, जो किसी बात के होने का बोध करते हैं उसे क्या कहते हैं, विधानवाचक वाक्य कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, तुमको मुझे पढ़ाना है, अशुद्ध अंश पहचानिए। तुमको मुझे पढ़ाना है, तो देखिए तुमको नहीं, आपको मुझे पढ़ाना है हम कह सकते हैं ऐसे, तो ये गलत हो गया। ठीक है, आपको या तुम्हें मुझे पढ़ाना है ऐसे कह सकते हैं, या आपको मुझे पढ़ाना है कह सकते हैं, तुमको मुझे पढ़ाना है, ये गलत हो जाएगा। फिर आगे हम क्या देखते हैं, मुझे बाहर जाना है, रेखांकित चिन्ह को पहचानिए। तो रेखांकित चिन्ह पूर्ण विराम पे देखिए चिन्ह लगा हुआ है, तो ये पूर्ण विराम हो जाएगा हमारा। कि जब किसी वाक्य के खत्म होने का बोध होता है, उसे पूर्ण रूप से जब विराम होने का बोध होता है तो विराम चिन्ह पूर्ण विराम हो जाता है। तो विराम चिन्ह भी हमने पढ़ाया है।
क्योंकि लगभग व्याकरण हमने पढ़ाई है, अगर आप चाहें तो बढ़िया डिटेल में एकदम जीरो से पढ़ाई है, तो कोई भी पढ़ सकता है, जिसने पढ़ा है, जिसने नहीं भी पढ़ा है तो रिवीजन हो जाएगा, जिसने पढ़ लिया है तो वो सारी चीज़ें हैं। फिर आगे देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन आपका क्या बनता है कि किसी पद उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए एक नीचे रेखा खींचते हैं, उस रेखा को क्या कहते हैं। क्या लिखा हुआ है कि किसी पद, 33 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी पद उपवाक्य आदि की विशेषता, किसी भी पद उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए जो नीचे एक रेखा खींचते हैं उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम अधोरेखा कहते हैं, अधोरेख चिन्ह कहते हैं। ठीक है, और प्रश्नवाचक हमारा ऐसे बन जाता है, कोष्ठक चिन्ह ऐसे बना दीजिए, ऐसे बना दीजिए, कई तरीके कोष्ठक चिन्ह होते हैं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं आपकी। तो चलिए आगे हम देखते हैं। उसने तो मेरी आंखें खोल दी, तो आंखें खोल दी में मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो हो जाता है कि आंखें खोल देना यानी कि किसी भी भ्रम को दूर कर देना। ठीक है, किसी भी भ्रम को दूर कर देना यानी कि आंखें खोल देना, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे देखते हैं आग लगने पर कुआं खोदना। आग लगने पर कुआं खोदना लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है, जल्दी से कार्य करना, संकट के समय बचाव के लिए सोचना, मुसीबत आने पर घबरा जाना या कुआं खोदकर पुण्य कमाना। तो संकट के समय बचाव के लिए सोचना ही क्या होता है, आग लगने पर कुआं खोदना। ठीक है, फिर देखते हैं 35 से 36 नंबर क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी ग्रहों तारों आदि का स्थान वाक्यांश के लिए उचित शब्द होगा। पृथ्वी, एक मिनट, पृथ्वी ग्रहों और तारों आदि का स्थान कौन सा है, अंतरिक्ष है। ठीक है, निम्नलिखित में से समानार्थी जोड़ी को स्पष्ट कीजिए। समानार्थी जोड़ी कौन सी होगी, पार्वती को महेश्वरी कहते हैं, ये है कि व्यवहारिक व्यवहारिक है तो विलोम हो गया, समानार्थी नहीं होगा। शेर शेरनी विलोम हो गया, लड़का लड़की विलोम हो गया, और यह पार्वती और महेश्वरी क्या है आपका, दोनों ये आपका हो जाएगा समान जोड़ी हो जाएगा, पार्वती और महेश्वरी। ठीक है, फिर आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है हमारा कि पूर्वी हिंदी के क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती है। चलिए ये तो बोली मुझे पढ़ाना है अभी। तो पूर्वी हिंदी के क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती है, तो पूर्वी हिंदी के क्षेत्र में क्या नहीं बोली जाती है बताइए। तो यहाँ पर जो है जयपुरी नहीं बोली जाती है, जयपुरी क्या है, पूर्वी में नहीं बोली जाती है। तो देखते हैं जो पूर्वी हिंदी क्षेत्र में जयपुरी नहीं बोली जाती है, ये राजस्थानी बोली के अंतर्गत आता है। पूर्वी हिंदी की बोलियाँ कौन सी है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। और राजस्थानी हिंदी की बोलियाँ कौन सी हैं, जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी। और पश्चिमी हिंदी की बोली है करवी, हरियाणवी, बांगरू, दक्षिणी ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी। और बिहारी हिंदी क्या है, भोजपुरी, मगही, मैथिली। और पहाड़ी हिंदी है कमाऊनी और गढ़वाली। देखिए बोली से क्वेश्चन आपके लगभग सारे पेपर में हमने देखा है कि सारे पेपर में आपके बोली से क्वेश्चन बने हैं। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, हिंदी भाषा, हिंदी भाषी राज्य के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं है, कौन सा राज्य हिंदी भाषी नहीं है, ये बताना है आपको। ठीक है, कौन सा राज्य हिंदी भाषी नहीं है, तो ये बताना है। तो हम क्या बता देंगे, महाराष्ट्र ये क्या है, मराठी है। ठीक है, महाराष्ट्र क्या है, मराठी है, ये हिंदी भाषी नहीं है। देखिए ऐसे भी क्वेश्चन, बोली से 2 क्वेश्चन हो गए हिसाब से। चलिए आगे देखते हैं। 39 हो गया। अब 40 नंबर क्वेश्चन है, रामचरितमानस के रचयिता कौन है, ये तो हर कोई जानता है। रामचरितमानस के रचयिता कौन है, तो रामचरितमानस के रचयिता कौन है, तुलसीदास हैं आपके। गोस्वामी तुलसीदास ने महत्वपूर्ण 12 ग्रंथ लिखे हैं। ठीक है, 12 ग्रंथ लिखे हैं, सारे ग्रंथ इनके इंपॉर्टेंट हैं, इनके नाम याद रखिएगा। ये हमने चीज़ें पढ़ा दी हैं, भक्त आपकी जिस भी काल में है देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, तो चलिए हम आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखी हुई है रचना इनकी, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा, प्रश्नावली, रामलला रघु, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, बरवे रामायण, कवितावली, ये सारी चीज़ें हैं। और सूरदास की रचनाएं कौन सी हैं, सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरसारावली। मीराबाई की रचना है गीत गोविंद का टीका, और नरसिंह जी का मायरा, और राग सोठा और गीत गोविंद। ठीक है, गीत गोविंद और मलार राग। देखिए एक जयदेव की रचना भी ऐसे कुछ है, उसे बताइए कौन सी रचना थी जयदेव की। जयदेव की भी शायद गीत गोविंद थी, बताइएगा इसको। जयदेव की मुझे ऐसा लग रहा है कि गीत गोविंद थी रचना, तो यह गीत गोविंद, ये गलत हो जाएगा। गीत गोविंद का टीका ही सही रहेगा, ये गीत गोविंद गलत हो जाएगा। कि राग गोविंद, ये राग गोविंद होना चाहिए शायद, ये कन्फर्म करके हम आपको बताएंगे। ठीक है, कन्फ्यूजन हो रही है थोड़ी सी, लेकिन जयदेव की रचना क्या है आप बताइएगा। ठीक है, अंग्रेजी शब्द का हिंदी अनुवाद, देखिए ये भी मुझे चैप्टर कराना है आपको कि हिंदी अनुवाद क्या है। क्या दिया हुआ है कि डिजास्टर टू एनवायरनमेंट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम, तो इसका सही क्या होगा, पर्यावरण को हानि पहुंचाना आज की बड़ी समस्या है, तो ये आपका सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि मनुष्य शिक्षा मनुष्य जीवन की नींव है, सही अनुवाद कीजिए। तो क्या एजुकेशन इज़ आवर लाइफ, तो ये तो है नहीं। एजुकेशन इज़ द फाउंडेशन ऑफ आवर लाइफ, यानी कि शिक्षा मनुष्य जीवन की नींव है, तो ये बी नंबर आपका सही हो जाएगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपके बनते हैं, सारे क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आएंगे जब पढ़ाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन है गद्यांश पढ़ना है, फिर उत्तर देना है। तो देखिए यहाँ से थोड़ा आपको नॉलेज भी मिल जाएगा कि वो अच्छे गद्यांश हैं ये। तो गद्यांश का है हम एक बार पढ़ लेते हैं, या तो हम क्वेश्चन, देखिए गद्यांश इंपॉर्टेंट है इसलिए हम पहले गद्यांश पढ़ेंगे फिर क्वेश्चन करेंगे, नहीं तो हम पहले क्वेश्चन देख के ही गद्यांश करते हैं। ठीक है, तो चलिए एक बार ध्यान से सुनिएगा गद्यांश, क्योंकि बार बार गद्यांश पर नहीं आएंगे, सीधे हम आंसर टिक करेंगे।
तो हम बात करते हैं कि हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा गया है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। भक्तिकाल के संत कवि सूरदास जी को कौन नहीं जानता है, ठीक है। भक्तिकाल के कृष्णोपासक सूरदास जी ने सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी आदि का अनमोल खजाना हिंदी साहित्य को दिया है। तो यहाँ पर सूरदास की रचनाएं कौन कौन सी हैं आपकी, सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, ये सारी चीज़ें हैं। उनके पदों में वात्सल्य, श्रृंगार एवं शांत रस प्राप्त होते हैं। कौन कौन से, वात्सल्य, श्रृंगार, ठीक है, वात्सल्य, श्रृंगार और कौन कौन से प्राप्त होते हैं, शांत रस। उनके लिए कहा गया है कि सूर सूर तुलसी शशि उड़गन केशव दास, ये वे अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। तो अष्टछाप में जो है सूरदास को सर्वश्रेष्ठ कवि का दर्जा दिया गया है। उनके काव्य की विशेषता यह की है कि वह गेय पद हैं, वे गेय पद हैं, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सूरदास के गेय पद हैं, यानी गाने वाले पद हैं। उनकी अधिकतर रचना ब्रजभाषा में पाई जाती है। कहीं कहीं पर संस्कृत फारसी शब्द देख लेते हैं, कहीं कहीं पर आगे देखते हैं, हाँ, कहीं कहीं पर जो है संस्कृत फारसी शब्द भी पाए जाते हैं। और उनकी रचनाओं में अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, उत्प्रेक्षा आदि अलंकार, सभी अलंकार पाए जाते हैं। वे जन्मांध थे, लेकिन वे उनके पदों में जो वर्णन पाया जाता है वह सजीव है। ऐसा नहीं लगता है कि वे जन्मांध थे। उनकी मृत्यु 1580 में ईस्वी में हुई है। और हिंदी साहित्य में वो सदैव क्या है, अमर है। तो सारी चीज़ें हैं। अब बताइए आपको हिंदी साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है, तो 4 भागों में बांटा गया। कौन कौन से भाग हैं, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। समय सीमा भी हमने सब आपको बता दी थी, तो यहाँ पर आप पढ़िएगा वहाँ से, तो समय सीमा भी देख लीजिएगा। 1 मिनट, हाँ, तो समय सीमा आप देख लीजिएगा। फिर आगे हम देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है। यहाँ हम आ जाते हैं, हाँ, आधुनिक काल के कवि। चलिए इसको भी देख लीजिए, क्या दिया है, डिटेल में दे दिया है, तो देख लीजिए। आदिकाल के कवि कौन कौन से थे, सराहपा, स्वयंभू, शालीभद्र सूरी, सहदेव सेन आदि। भक्तिकाल के थे सूरदास, तुलसीदास, जायसी, मीराबाई, कबीरदास। रीतिकाल के थे बिहारी, चिंतामणि, मतीराम, भूषणदेव आदि। और आधुनिक काल के कवि थे भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, महादेवी वर्मा आदि थे, ठीक। तो चलिए हम देखते हैं 45 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी सूरदास की नहीं है। तो अभी हमने पढ़ा है, सूरसारावली है, साहित्य लहरी है, सूरसागर भी है, रामायणी नहीं है। रामायणी किसकी है, कबीरदास की है, ठीक है। सूरदास के पदों में कौन सा रस नहीं पाया जाता है, भयानक रस, क्योंकि कौन कौन सा पाया जाता है, श्रृंगार रस, शांत रस और वात्सल्य रस पाया जाता है। भयानक रस क्या है, नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। आधे अधूरे विधा किसकी विधा की रचना है। देखिए, आधे अधूरे किस विधा की रचना है, क्या है ये, कविता है, कहानी है, नाटक है या उपन्यास है। तो ये क्या है, नाटक है। ये चीज़ें हमने बता दी है, मोहन राकेश की है। ये सब सारे चैप्टर कराए हैं, तो प्लीज़ जाके कर लीजिएगा, नहीं तो क्वेश्चन आप गलत करके आएंगे। 5-6 क्वेश्चन पूरा आप गलत करेंगे, ठीक है। जयद्रथ वध किसकी रचना है, जयद्रथ वध जो है मैथिली शरण गुप्त की रचना है, तो इसे भी देख लीजिए, ठीक है। जयद्रथ वध किसकी रचना है, मैथिली शरण गुप्त की रचना है। इनकी और भी रचनाएं कौन सी है, रंग में भंग, किसान, विकट भट्ट, गुरुकुल, साकेत, भारत भारती और झंकार और द्वापर, जय भारत, पंचवटी आदि। और निम्नलिखित में से छायावादी के रचनाकार कौन से हैं। तो हमने बताया छायावादी के 4 स्तंभ कौन कौन से थे, प्रसाद जी और निराला जी, महादेवी वर्मा और पंत जी। तो ये क्या है, सुमित्रा नंदन पंत क्या है, जयशंकर, ओ क्या है, ये रचनाकार हैं छायावादी युग के। तो ये चारों लोग हैं छायावाद से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब लास्ट क्वेश्चन है, 50 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभाजित किया है। क्वेश्चन रिपीट है ये, तो ये किया गया है 4 भागों में। तो ये याद रखिएगा कौन कौन सा, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। सारी चीज़ों को हमने हिंदी साहित्य में बहुत बेहतर तरीके से पढ़ा है। अगर आप हिंदी साहित्य अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में हिंदी साहित्य के नाम से दी हुई है, तो वहाँ जाइएगा। तो हिंदी साहित्य का इतना बेहतर संकलन किसी ने यूट्यूब पर नहीं दिया होगा, तो ये आप देख सकते हैं। एक बार हमने टॉपिक वाइज, टॉपिक टू टॉपिक बहुत अच्छे से हिंदी साहित्य पूरा करा दिया है कि आप वहाँ से पढ़ेंगे, फिर आपको कहीं से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। तो अगर आप चाहें तो आप हिंदी साहित्य कंप्लीट कर सकते हैं हमारे चैनल से, ठीक है। और भी चीज़ें चल रही है, सारे पुरस्कार भी हमने कंप्लीट करा दिए हिंदी साहित्य में, केवल आपका एक चैप्टर ये बचा है और बोली का बचा है, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये हमारा हिंदी का टॉपिक जो है ख़त्म होता है। तो हिंदी हमने ख़त्म कर दिया, ठीक है। क्या किया है, हिंदी हमने जो है ख़त्म कर दिया है। अब हमारा क्या बचा है, जीएस बचा है। वो जीएस हम शाम को ले आएंगे जहाँ तक, ठीक है। और रीजनिंग है, रीजनिंग भी आ जाएगी। उसके बाद हम सीक्वेंस में चलेंगे। बस आपके वीडियो के 2016 से, देखिए वीडियो का हमने 2016 का पेपर आपका करा दिया। बात करें 2018 में 23 तारीख के दोनों पेपर आपका करा दिया, पहला और दूसरा। और ये 22 तारीख का पहला पेपर हो गया है, ये दूसरा पेपर है। यानी कि वीडियो के लगभग 5 पेपर थे, वो 5 पेपर हमने करा दिए बहुत अच्छे से। आपने देख लिया होगा कि रीजनिंग का भी सॉल्यूशन आपको अच्छे से मिल गया है। तो सारी चीज़ें हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। और हाँ, जिनके पास भी नहीं है, जिन्होंने नहीं खरीद पाया है, तो वो प्लीज़
यहाँ से अपना प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं, क्योंकि लेटेस्ट जितने आज तक एग्जाम हुए हैं सारे UPSSC के हम कराएंगे। ठीक है, जितना भी अभी तक पेपर हो चुका है वो जो मेरे पास है, तो सारी चीज़ें हम करा देंगे, फिर आपको लेने की आवश्यकता नहीं। अगर आपको नहीं मिल रही है तो फिर आप परेशान मत होइए। तो चलिए वीडियो इसी के साथ ख़त्म करते हैं, तो वीडियो ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।